एज कितनी होनी चाहिए, वो क्या भी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भी एज उसकी कितनी 25 ईयर्स, और काउंसिल के लिए क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितनी 30 ईयर्स। और वो क्या, उसके भी वो किसी भी उस तरह का उसके ऊपर अपराध का कोई मामला नहीं होना चाहिए, वो किसी प्रॉफिट पद पर नहीं होना चाहिए। ये क्या थी, कुछ क्वालिफिकेशन थी उसका मेंबर बनने के लिए। अब हम करते हैं भी फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। भी जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करती है वो। इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मेक लॉ, यानी कानून बनाना। किसका, स्टेट लेजिस्लेचर का। सम सब्जेक्ट इज ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ। भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई है, जिस पर भी 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट में तो सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है, और स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट है, ये लिस्ट है, इस पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सब्जेक्ट्स निर्धारित किए हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट को क्या कहते हैं, संघ सूची, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट को क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, सेंट्रल पे कौन बनाती है, यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंट्रल दोनों बनाती हैं कानून। तो क्या है, अब उसके बाद क्या है, और क्या काम करती है वो, टेक डिसीजन अबाउट फाइनेंस। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या है, फाइनेंस के बारे में क्या है, डिसीजन लेती है। भी क्या फाइनेंस के उसमें क्या डिसीजन, किस तरह से क्या भी अमाउंट कहाँ से कितना अमाउंट आएगा, उसको कैसे भी कहाँ पर उसको एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ पर क्या करना है, ये सब डिसीजन कौन लेती है, स्टेट लेजिस्लेचर। और वो क्या ये और क्या तय करते हैं, अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल एज टैक्सेस। और ये भी ध्यान रखती है कि भी लोगों से भी टैक्स के रूप में कितना अमाउंट लेना है। ये सब डिसीजन कौन लेती है, स्टेट लेजिस्लेचर लेती है। सर्टेन इलेक्टोरल पावर्स, और इसके अलावा क्या है, उसके पास कुछ इलेक्टोरल पावर्स भी है जिसके में वो किसको इलेक्ट कर सकती है। और ही पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भी जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें भी क्या है, वो पार्टिसिपेट करती है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर। तो और इसके अलावा क्या है, दे इलेक्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो लोकसभा और राज्यसभा है हमारी संसद के जो 2 पार्ट हैं, लोकसभा और राज्य, उसमें से जो सेकंड है जो राज्यसभा है उसके मेंबर को भी वो इलेक्ट करती है। और एंड 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके भी क्या है, 1/3 मेंबर को वो क्या है, इलेक्ट करती है। और उसके पास क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ इलेक्ट्रिकल पावर भी है, ये उसके फंक्शन में आता है। ठीक है, ये अब हमने इनके फंक्शन डिस्कस किए हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या क्या कार्य करती है। और उसके बाद आता है हमारा द स्पीकर। भी एक स्पीकर है, इसका भी मेन पार्ट हमारे इसमें है स्टेट लेजिस्लेचर में। तो मेंबर ऑफ विधानसभा इलेक्ट ए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। जो हम मेंबर ऑफ विधानसभा है, विधानसभा के जो मेंबर हैं वो एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। ही इंश्योर दैट द डिसिप्लिन इन द हाउस। और जो स्पीकर है वो इंश्योर करता है कि हाउस में क्या है, डिसिप्लिन बना रहे, भी अनुशासन बना रहे। कौन तय करता है, ये स्पीकर का काम है, ये डिसिप्लिन बनाना हाउस में किसका काम है, स्पीकर का। विधान परिषद आर कंडक्टेड बाय द चेयरमैन हु इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स। भी जिन स्टेट्स में मैंने बताया था 6 स्टेट्स हैं जिनमें क्या है, भी विधान परिषद है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसमें भी है जो वो क्या है, विधान परिषद के जो मेंबर हैं अपने में से ही एक चेयरमैन को भी चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इन हिज अब्सेंस द डिप्टी चेयरमैन टेक ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जब चेयरमैन अब्सेंट है तो उसकी अब्सेंस में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाता है, डिप्टी चेयरमैन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है, यानी उसके कार्य को कौन देखता है, डिप्टी चेयरमैन। जब चेयरमैन अब्सेंस होता है किसका, विधान परिषद का। ठीक है, जो अब हमारे जो एट प्रेजेंट में स्पीकर कौन है
हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के? ज्ञानचंद गुप्ता हमारे स्पीकर हैं और जो हमारे डिप्टी स्पीकर है वो रणबीर सिंह गंगावा है। जो हमारे स्पीकर तो क्या है हमारे ज्ञानचंद गुप्ता, और क्या है जो डिप्टी स्पीकर है वो रणबीर सिंह गंगावा है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हाउ आर लॉज मेड, कानून कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अ लॉ भी क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है। तो कैसे है, ए लॉ प्रेजेंट ए स्टेट लेजिस्लेटर इन द फॉर्म ऑफ बिल। लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेटर में जो लॉ को प्रेजेंट किया जाता है एक बिल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं पहले हम। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ बिल होते हैं, एक तो होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल और दूसरा होता है मनी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं, जो साधारण बिल होता है उसके अंदर तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं। और मनी बिल है, मनी बिल में क्या है, फाइनेंस वाले और एक्सपेंडिचर वाले जो है वो सारे इशू किस में आते हैं, मनी बिल में आते हैं हमारे। तो क्या है, सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस इन विधानसभा और विधान परिषद भी। जो ऑर्डिनरी बिल है उसको भी किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे विधानसभा में करें या विधान परिषद में। ठीक है, मिनिस्टर आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम द स्पीकर टू इंट्रोड्यूस द बिल। जो मिनिस्टर है जो इस बिल को भी लेके आता है वो क्या है, सब पहले किसकी स्पीकर की परमिशन लेता है, किसको बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर की इजाजत ली जाती है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। इसको क्या है, फर्स्ट रीडिंग ऑफ बिल कहा जाता है। जो ये पहले उसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं फिर परमिशन लेते हैं, इस तरह की क्या है उसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। फिर इसमें क्या है, इन द सेकेंड रीडिंग में क्या आता है, जनरल डिस्कशन। उस बिल पर क्या है, जनरल डिस्कशन होती है। द हाउस कैन बी सेंड द बिल टू ए कमेटी ऑफ द हाउस फॉर फर्दर डिस्कशन। और फिर जब उस पर जनरल डिस्कशन हो जाती है और उसको आगे डिस्कशन के लिए भाई और डिस्कशन की जरूरत है, जो हाउस ने अपनी जो कमेटी बनाई हुई है भी उसकी जो हाउस ने जो अपनी कमेटी बनाई हुई है उस या और जॉइंट कमेटी है उस बिल को उस कमेटी में भेजा जाता है आगे डिस्कशन के लिए, उस पर और डिस्कशन के लिए उसको कमेटी के पास भेजा जाता है। वो क्या है, थर्ड डिस्कशन कहलाता है हमारा। द थर्ड रीडिंग हैपन ओनली इफ द बिल हैज पास थ्रू द फर्स्ट टू स्टेज। इस जो थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि भी इसमें जो बिल है उसको क्या है, जो पहली दो स्टेज है उसमें क्या है, पास किया जाता है। आफ्टर द थर्ड रीडिंग द बिल सेंड टू द अदर हाउस। भी थर्ड रीडिंग के बाद जो उसको क्या है, जो बिल है उसको दूसरे हाउस के पास भेजा जाता है। अगर जिस भी स्टेट में दो हाउसेज हैं, जैसे मैंने बताया था अभी कुछ 6 स्टेट है जिसके अंदर 2 हाउसेज हैं, तो उस हाउसेज को उस बिल को फिर उस सेकंड हाउस में भेजा जाता है। सेकंड हाउस हमारा क्या है, विधान परिषद। ठीक है, उसको डिस्कशन के लिए फिर उस जब यहाँ से जो रीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है, डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, तो उस बिल को कहाँ पर भेजा जाता है, डिस्कशन के लिए भी सेकंड हाउस में भेजा जाता है। तो उस पर जब वही सेम प्रोसेस चलता है, सेम प्रोसेस इज फॉलोड बाय भी जो प्रोसेस जो डिस्कशन का प्रोसेस हमारा इसमें हाउस में चला था वही सेम प्रोसेस उस हाउस में भी चलता है इस बिल पर। और जब वो डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है और बिल पास मान लिया जाता है तो उसको फिर किसके पास हो जाता है, इफ पास द बिल, यदि बिल पास हो जाता है, सेंड टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल, फिर उसको गवर्नर के पास ले जाता है अप्रूवल करने के लिए। ठीक है, जब दोनों हाउसेज में डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है तो और वो बिल पास हो जाता है तो उसको फिर अप्रूवल करने के लिए गवर्नर के पास भेजा जाता है। और गवर्नर जब उसको पास कर देता है तो वो बिल क्या है, हमारा कानून बन जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया ना, जैसे ऑर्डिनरी बिल को कैसे कानून में बदला जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, क्या क्या क्रिया, कितने डिस्कशन होते हैं, किस किस के पास वो बिल जाता है, और फिर बाद में क्या है, गवर्नर उस पर साइन करता है, तब जाके वो बिल क्या है, कानून बनता है। अब हमारा आता है मनी बिल। ठीक है, जो मनी बिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंट्रोड्यूस्ड ओनली विधानसभा, इसको हम केवल विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। जबकि ऑर्डिनरी बिल क्या है, विधानसभा या विधान परिषद किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आफ्टर बिल पास इट्स सेंड टू द विधान परिषद, और जब विधानसभा में यह बिल पास हो जाता है तो उसको रिकमेंडेशन के लिए बिल को कहाँ पर भेजा जाता है, दूसरे हाउस में, विधान परिषद में। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। जब यहाँ से विधानसभा से बिल पास हो जाता है तो उसको बिल को कहाँ पर भेजा जाता है, दोबारा विधान परिषद में फॉर रिकमेंडेशन के लिए। इट इज सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज अप्रूवल, और जब ये जो ये है विधान परिषद भी इसको भी रिकमेंडेशन कर देती है इसकी, तो फिर इसके बाद उस बिल को कहाँ भेजा जाता है, गवर्नर के पास। वही जैसे ऑर्डिनरी बिल में, और किसके लिए, अप्रूवल के लिए गवर्नर के पास भेजा जाता है, और गवर्नर जब इस पर को अप्रूवल कर देता है तो ये भी बिल पास मान लिया जाता है, पास हो जाता है। Now we will read about state executive। भी हमने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लिया, भी उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया, वो कानून कैसे बनाती है, उसके वो क्या क्या फंक्शन करती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या क्या मेन क्या काम है? इम्प्लीमेंट द लॉ आर दैट आर मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है, यानी उनको लागू करती है। उसका मेन फंक्शन क्या है स्टेट एग्जीक्यूटिव का? जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है किसके द्वारा बनती है, उसमें कौन कौन शामिल होता है? हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव बनता है। ठीक है, कौन कौन शामिल होते हैं? चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर क्या है? मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी, इलेक्टेड लीडर फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। ठीक है, ये जो चीफ मिनिस्टर कौन है? जो रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है, और जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर होते हैं वही क्या, जो अपने सारे मेंबर में से ही उसको क्या है, अपने एक लीडर को चुनते हैं, जो क्या है चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, अपने ही में से ही किसी आदमी को अपना लीडर चुनते हैं, वो क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर होता है, कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ही इज, और इसके फंक्शन क्या क्या है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। वो क्या है, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने काम के लिए क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपने जो काम किया जा रहा है उसके प्रति क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो गवर्नमेंट की स्टेट है, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है और जो कार्य कर रही है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ही इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो जैसे काउंसिल, एक चीफ मिनिस्टर था, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या है, वो लीडर होता है। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर उसका लीडर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और इसके अलावा क्या करता है? ही सिलेक्ट अदर्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और वो स्टेट के लिए अदर्स मिनिस्टर को क्या है, सिलेक्ट करता है। भी उसमें क्या है, कौन कौन आ जाते हैं? भी जो मिनिस्टर हैं, जैसे भी हाउस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये सब क्या है, कौन सिलेक्ट करता है? चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करता है। किसके लिए? स्टेट के लिए। ही प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग, और वो क्या है, कैबिनेट की क्या है, मीटिंग को प्रिसाइड्स करता है, यानी उनकी मीटिंग्स लेता है, फिक्स करता है भी कौन सी मीटिंग कब होनी है। वो ये सब काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। He coordinates the working of various minister, भाई वो वेरियस मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेट बनाकर क्या है, काम करता है उनके साथ जो अदर मिनिस्टर्स हैं। He supervise the overall administration of the states, जो स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कौन सुपरवाइज करता है? हमारा चीफ मिनिस्टर सुपरवाइज करता है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सुपरवाइज चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। अब हमारे हाल में हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर क्या है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं।